जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संजय झा और ललन सिंह ही डील। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से कहिए तो तंज कसा गया है चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो बराबर सीटों पर लड़े। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी 18 सीटों पर लड़ सकती है। चिराग की पार्टी बिल्कुल विधानसभा चुनाव। विधानसभा ललन सिंह और संजय झा डील कर रहे हैं। मुकेश सहनी से भी बातचीत बीजेपी की चल रही है। अच्छा, मतलब पाला बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी 40 से कम सीट पर बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब लड़ेंगे नहीं महागठबंधन में हम। और तेजस्वी डिक्लेयर करें कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम 10 से 11 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगी। इसमें 4 से 5 प्रत्याशी उनके उतरेंगे, बाकी बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता है। उसके आधार पर ही बीजेपी नीतीश कुमार को एक हैप्पी फेयरवेल देगी और उनको साइड करेगी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव होने में बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में बात चल रही है सीट शेयरिंग की। जी हाँ, खबरें ये आ रही हैं कि एनडीए जो है वो दिल्ली में सब कुछ तय कर चुकी है, किसको कितनी सीट देनी है और एनडीए में किसको कहां से सीट देना है, सब कुछ तय हो गया है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जदयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह सीट को लेकर डील कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं। क्या सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, कैसे सीट शेयरिंग हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदिप्त आर्यन है। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का इस बार क्या फॉर्मूला है। उदिप्त, सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, विधानसभा का चुनाव होना है, क्या बातें चल रही है दिल्ली में? देखिए, एक बात तो बहुत सही कहे मानसी की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संजय झा और ललन सिंह ही डील कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का जो स्थिति है स्वास्थ्य का, उसको देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है ललन सिंह और संजय झा को। लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें जेडीयू के कुछ नेताओं को आपत्ति भी है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले हम रेफरेंस देते हैं कि कल चिराग पासवान का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, बहुत बड़े नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। अच्छा। कोई भी पार्टी हो, राजनीति में धर्म का प्रवेश गलत है। अब अगर सोचिए तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वही करती है धर्म की राजनीति, कांग्रेस को धर्म से कोई वैसा कनेक्शन है नहीं, समाजवाद की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से कहिए तो तंज कसा गया है चिराग पासवान की तरफ। हर बार कभी ऐसी बातें आती हैं जिसमें देखा जाता है कि चिराग पासवान एनडीए को लेकर कुछ भी कह लेते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सीट शेयरिंग जो हुआ है करीब सप्ताह भर पहले, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल जो पारित हुआ, कानून बना, उस समय से ही चर्चा चल रही थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, भाजपा के एक बड़े नेता, दिल्ली के एक बड़े लीडर है, मैं उनका नाम तो नहीं रखूंगा, उन्होंने हल्का फुल्का रूपरेखा मुझे 1 महीना पहले बताया था कि इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अब जो खबर है मेरे पास कि लगभग एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो बराबर सीटों पर लड़ेगी। मतलब दोनों के पास बराबर की सीट, किसी के पास कम ज्यादा नहीं होगी। और यही आपत्ति का विषय बना हुआ है पटना में बैठे मनीष वर्मा के लिए, श्रवण कुमार के लिए, वो गुट जो नीतीश कुमार का गुट है। आप समझिए कि बराबर सीटों पर लड़ेगी, मतलब 100 सीटों पर 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटों पर जेडीयू। अभी तक यही इंफॉर्मेशन है। इस पर लगभग बीजेपी भी तैयार है, जेडीयू भी तैयार है। हालांकि जेडीयू की मांग है कि हमें 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, कुछ भी अधिक दीजिए, लेकिन ज्यादा दीजिए। 101 सीट ही हमें मिले, लेकिन बीजेपी से 1 सीट अधिक मिले। ये पहला तय किया गया है फॉर्मूला। अब सीट बचेगा कितना? अगर मान लीजिए कि 100 सीट बीजेपी और जेडीयू को मिल गया तो कितना सीट बचा? सीट बचा 43। अब जो इंफॉर्मेशन है लोजपा को लेकर, मतलब लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को लेकर मानसी, तो उसमें है कि चिराग पासवान की पार्टी 18 सीटों पर लड़ सकती है। चिराग की पार्टी बिल्कुल विधानसभा। अब आप बताइए कि जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, लोकसभा में जिसने लड़कर 5 सीटें ले ली और जीत भी गई, अब आपको क्या लगता है कि 18 सीटों पर चिराग मानेंगे? और इसमें एक और पेंच है। पेंच यह है कि सिर्फ 18 सीटें ही चिराग को नहीं मिलेंगी। 18 जो सीट मिलेगा उसमें 11 सीट पर ही लोजपा रामविलास के प्रत्याशी लड़ सकते हैं। बाकी जो 7 सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, भले वो सिंबल पे लड़े लोजपा के। मतलब बीजेपी जो है वो इस पूरी रणनीति में है कि लोजपा को 11 सीटों पर लड़वाना है और बाकी जो 7 सीट है उस पर मेरा प्रत्याशी उतरे। एक बात और यहां पर जोड़ेंगे हम। अब चूंकि ललन सिंह और संजय झा डील कर रहे हैं,
बीते कुछ दिनों से जो गतिविधियां दिखी हैं पार्टी में, हमने 2 दिन पहले भी चर्चा किया था इस पर, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा जेडीयू का, बिल्कुल कि ललन सिंह हुए या संजय झा हुए, दोनों इन दिनों बीजेपी का जुबान बोल रहे हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा वफादार बीजेपी के बने हुए हैं। जिस भूमिका में आरसीपी सिंह कभी थे, आज ललन सिंह है, आज संजय झा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक खबर हमारे पास ये भी है, देखिए गलत भी हो सकता है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबर है वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के 100 सीटों में 50 ऐसी सीटें होंगी जिस पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। भले ही सिंबल तीर छाप रहेगा, जदयू का सिंबल रहेगा, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का हो सकता है। मतलब सिंबल जदयू के लेकिन प्रत्याशी बीजेपी के, ठीक वैसे ही चिराग का सिंबल और प्रत्याशी बीजेपी का 7 सीट पर। तो एक तरीके से समझिए तो 100 सीट बीजेपी अपना लड़ रही है, 50 सीट जदयू का लड़ रही है, और 7 सीट लड़ रही है किसका? लोजपा रामविलास का। तो कितना हो गया? 157 सीट। अब ये टोटल 243 का हम बात कर रहे थे। तो 100 सीट पर बीजेपी जेडीयू, 18 पर लोजपा। कितना हो गया ये हो गया 218 सीट। 18 सीट हो गया। अब कितना सीट बच रहा है? अब सीट बच रहा है करीब 20 और उधर आप जोड़ लीजिए 6 सीट, 5 सीट और 25 सीट और बच रहा है। अब इन 25 सीटों में मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों को एडजस्ट करना है। लेकिन एक खबर ये भी है मानसी, जोड़ना चाहेंगे, मुकेश सहनी से भी बातचीत बीजेपी की चल रही है। अच्छा, मतलब पाला बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए मुकेश सहनी ने तो साफ कहा है कि 40 से कम सीट पर बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब लड़ेंगे नहीं महागठबंधन में हम। और तेजस्वी डिक्लेयर करें कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये चर्चा काफी दिनों से है, ये तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। ये घोषणा आपको लगता है कि तेजस्वी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करने जा रहे हैं। इसकी क्यों करेंगे भाई? तो वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी, और देखिए मुकेश सहनी और अमित शाह की नजदीकियां हैं। पहले भी देखा गया है कि मुकेश सहनी जो है वो सीधा अमित शाह से बात करते हैं। तो एक चर्चा दिल्ली में ये भी चल रही है, पटना के पॉलिटिकल लॉबी में भी, गैलरी में चर्चा है कि मुकेश सहनी जो है वो भी एनडीए में आ सकते हैं। तो अगर आते हैं तो जो रिमेनिंग 25 सीटें हैं उसमें इन तीनों पार्टियों को एडजस्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 10 से 11 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगी, जिसमें 4 से 5 प्रत्याशी उनके उतरेंगे, बाकी बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता है। खबर है। अब इसके बदला में उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है ताकि वो तैयार हो जाए इस प्रपोजल के लिए। बचे मांझी जी। मांझी जी का फॉर्मूला क्या है? उनकी समधन बाराचट्टी से विधायक है, बेटे मंत्री है बिहार सरकार में, बहू इस बार इमामगंज जीत गई, तो उनको अपना फैमिली के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे में 5-6 सीट उनको भी मिलेंगे और बाकी जो उनको सीट मिलेगा उस पर बीजेपी का प्रत्याशी उतर सकता है। सकते हैं। उदित, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जैसे कि सीटें तो बराबर की मिल रही हैं, लेकिन सिंबल होंगे जदयू और लोजपा की, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी की। तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी देखिए, बीजेपी वैसे राज्यों में सरकार बनाई मानसी 2014 के बाद जहां बीजेपी का कहीं कोई जनाधार नहीं था। आप असम पकड़ लीजिए, असम में 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन दूसरी बार वहां पर बीजेपी अपना सीएम बनाए पूर्ण बहुमत से, जो असंभव था। आप मणिपुर पकड़ लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में बताऊंगा जहां पर एक सीट बीजेपी नहीं जीतती थी, वहां पर आज बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में सपा को उखाड़कर बीजेपी ने सरकार बना लिया, एमपी में सरकार बन गया। महाराष्ट्र आप पकड़िए, जहां पर बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी होती थी, वहां सीएम बना ली। हरियाणा में 3 पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर रहती थी, हरियाणा में बीजेपी का तीसरी बार सीएम बन गया। तो वैसे स्टेट्स बीजेपी जीती जो कभी कल्पना में नहीं था कि बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बिहार आप देखिए, बिहार एक अपवाद राज्य है जहां बीजेपी सारे हथकंडे अपनाकर भी सीएम नहीं बना पाती है। बिल्कुल। तो 2025 में दिल्ली का सख्त निर्देश है कि एन क्रेन प्राक्रेन साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर बिहार में अपना सीएम बनाना है। लेकिन खबरें तो यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अमित शाह ने कई मंचों से इस बात को कह दिया कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये चुनाव के परिणाम के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होगा एनडीए का वो तय करेगा। तो मतलब जब चुनाव हो जाएंगे और एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार को हटाया भी जा सकता है, उनकी जगह पर सीएम कोई और भी हो सकता है। देखिए पूरी संभावना है, इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी रिप्लेस करेगी ही नीतीश कुमार को। देखिए बीजेपी बिहार जब तक कैप्चर नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं उदित उनकी जो तबीयत है उसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वही बनेगा। आप देखिएगा, सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ही बनेगा। स्वास्थ्य के आधार पर ही बीजेपी नीतीश कुमार को एक हैप्पी फेयरवेल देगी और उनको साइड करेगी। अब आपका जो सवाल था मानसी कि प्रत्याशी
दूसरे पार्टियों में क्यों बीजेपी का उतर रहा है? बिल्कुल, हाँ। देखिए एक बात समझिए, बीजेपी जानती है कि अगर 5 सीट भी नीतीश कुमार को अधिक आ गया या नीतीश कुमार उस स्थिति में रहे कि बीजेपी प्लस लोजपा प्लस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्लस राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो 4 पार्टियां हैं नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर, अगर इन चारों पार्टी को जोड़कर मान लीजिए बहुमत का आंकड़ा 122 है और 118 सीट भी आ गया और 4 सीट अगर जेडीयू से मांगने जाएंगे बीजेपी के लोग, तो नीतीश कुमार कहेंगे कि मैं ही सीएम बनूंगा। तो बीजेपी कैसे भी चाहती है कि नीतीश कुमार के अलावा मतलब एनडीए माइनस जेडीयू 122 का आंकड़ा रहे, और वो तभी होगा जब बीजेपी 100 सीट अपना लड़े, 50 सीट जेडीयू का लड़े, 7 सीट लोजपा का लड़े, 5-6 सीट उपेंद्र कुशवाहा का लड़े और 5-6 सीट जीतन राम मांझी का लड़े। हाँ जी उदित, एक और सवाल होगा आपसे। जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ सीटें तो इन लोगों की आपस में बट गई है, बाकी 20-25 सीट बच रही है जो कि उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और शायद मुकेश सहनी को भी उसमें दिया जाए। तो क्या लगता है सच में बिहार विधानसभा चुनाव से आने से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है? मुकेश सहनी सच में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं? चर्चा तो हो रही है, चर्चा तो इसकी बहुत है, क्योंकि एनडीए महागठबंधन में आप देखिए ना कि तेजस्वी यादव खुद घूम कर खुद को सीएम फेस डिक्लेयर कर रहे हैं, और मुकेश सहनी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, ना कांग्रेस नजर आ रही है कार्यक्रम में। बिल्कुल, तो वैसी परिस्थिति में जो कांग्रेस भी अकेले लड़ने की मूड में है, नए प्लान के साथ बिहार में है, और मुकेश सहनी भी कहीं तेजस्वी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी का सबसे बड़ा गुणागणित यह है कि मान लीजिए कि देखिए जिस तरह 2020 में 11 सीट पे लड़े थे, लेकिन जीते कितने? 4 सीट जीते, खुद अपना सीट हार गए। तो महागठबंधन से मान लीजिए कि इनको 20 सीट 25 सीट अगर मिल भी जाए, 30 सीट मिल भी जाए, तो जीतेंगे कितने सीट? लोकसभा में 3 सीट तो इनको मिला था, एक भी सांसद नहीं बन पाया। अगर ये 1 सीट भी लड़ जाते एनडीए के साथ तो शायद इनका आज 1 एमपी दिल्ली में होता। तो सीट अधिक मिले कम मिले उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि कितने इनके प्रत्याशी जीत पा रहे हैं। और मौजूदा जो समीकरण है मानसी बिहार में, जीत का समीकरण एनडीए के साथ है। अब देखिए ना, हर जाति का आप देख लीजिए, जाति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ है, सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ है, दलित बीजेपी के साथ है, आप ये पकड़िए कुशवाहा वोट पकड़िए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, पासवान वोट पकड़िए, दलित वोट पकड़िए तो मांझी जी और चिराग के साथ है। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो एनडीए के साथ बैठा हुआ है। उदित, चिराग पासवान जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने एक बड़े नेशनल चैनल पर इंटरव्यू दिया है और कहा है कि धर्म से अलग करके राजनीति की जाए, तो धर्म की राजनीति पर तो पूरा देश जानता है कि सिर्फ भाजपा ही करती है। तो क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर ही चिराग पासवान खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं? देखिए नाराजगी तो है, नाराजगी तो चिराग के अंदर जरूर है, इस बात से मैं कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जो भाजपा के खिलाफ रहे हैं। बिल्कुल, और उसका कारण देखिए यही है, बीजेपी से इनका डील ही यही था। लेकिन ये भी है कि जब जब चिराग पासवान भाजपा की तरफ कुछ ऐसे बयान दे देते हैं तो भाजपा का रुख पारस के पास भी चला जाता है, लेकिन इस बार नहीं जाएगा। देखिए लोकसभा में डील क्या हुआ था, लोकसभा में डील इनका बीजेपी से यही हुआ था कि लोकसभा में आपको मन मुताबिक सीटें हम देंगे। मिला भी इनको 5 सीट के उम्मीदवार तो नहीं थे, 2 या 3 सीट पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मिला 5 सीट, 5 जीत भी गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए। विधानसभा में बीजेपी अपने शर्तों पर लड़ेगी, विधानसभा में बीजेपी किसी का नहीं सुनने जा रही है, वो नीतीश कुमार हो या फिर बिल्कुल। देखिए ना, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हाईजैक करने के लिए नीतीश कुमार के सबसे 2 बगल के लोग थे, दाएं हाथ बाएं हाथ, उनको कैप्चर किया गया। एक बात यहां और जोड़ेंगे मनसी, हम जो चर्चा के शुरू में हमने कहा था कि जेडीयू के अंदर इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है। अब कौन कौन लोग नाराज हैं? एक तो आप पकड़ लीजिए, ये जो मैं नाम भूल रहा हूं, गांधी है, सतीश गांधी जो जेडीयू के अंदर है, और दूसरा आप पकड़ लीजिए मनीष वर्मा और श्रवण कुमार। ये जो एक लॉबी है पटना में बैठा हुआ जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से है, इनमें नाराजगी जरूर है इस बात को लेकर कि भाई हम 100 सीटों पर क्यों लड़ेंगे, हमको एक ही सीट आप ज्यादा दीजिए, लेकिन ज्यादा सीट पे हम लड़ेंगे क्योंकि हम बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं है, और जो खबर है हमारे पास कि दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा ने इस पर मुहर लगा दी है। मतलब जिस आधार पर सीट शेयरिंग की बात हुई है, चुनाव से पहले सीट वैसे दिए जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बात सीट शेयरिंग की हो रही थी, तो दिल्ली में सब कुछ तय हो चुका है। बात अगर चिराग पासवान की करें तो जैसा कि उदित ने बताया है कि एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि धर्म से हटकर राजनीति करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा वाले ही हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, तो इससे ये साबित जरूर हो रहा है कि चिराग पासवान की जो नाराजगी है वो सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। हालांकि किसको कितनी सीट मिलेगी इस पर अभी औपचारिक मुहर तो नहीं लगी है,
लेकिन चुनाव आने से पहले वो भी ऑफिशियल हो जाएगा। तो ऐसे में बिहार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बात सीट शेयरिंग और आपसी मतभेद की जरूर होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC।